अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुशी खुर्रम होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी लाइफ अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, पब्लिक स्लैप विद फ़हद नवाज़ सीज़न 2, ये पब्लिक स्लैप विद फ़हद नवाज़ का एक स्पेशल एडिशन है। स्पेशल एडिशन में हम इंतहाई मोतबर और ऐसी शख्सियात को बुलाते हैं जो मंजर आम पे नहीं होते, लेकिन वो लोगों के आइडियल होते हैं, लोगों की इंस्पिरेशंस उनसे वाबस्ता होती हैं। कई लोग उनको जानते भी नहीं हैं, देखा हुआ भी नहीं होता, सिर्फ उनका नाम सुना होता है और उनके नाम से वो इंस्पायर हो के अपनी ज़िंदगी को उनके मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक आला शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, नन अदर देन वन एंड ओनली फ़याज़ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भट्ट साहब, मैं आपको अपने चैनल DMH न्यूज़, सॉरी फंबल हो गया यार, टेक, मैं आपको अपने चैनल DMH न्यूज़ जो कि 105 मुल्कों में लाइव देखा जाता है, उसमें खुशामदीद कहता हूँ। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? अच्छा फ़याज़ भट्ट साहब, अगर मैं भूला नहीं हूँ और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था वे बैक 1996 लेटर 90s में, ऑलमोस्ट इसको 2 डिकेड्स हो गए हैं, 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं। तो एट दैट टाइम आप एक बिजनेसमैन थे और आप एक रियल स्टेट का बिज़नेस बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे थे। इवन ये कि आज भी हम देखें तो अहमद आर्केड मुस्लिम टाउन मोड़ पे आपके नाम के रियल स्टेट के बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो एक बिजनेसमैन से इस लाइफ पे कन्वर्ट होना, अब मैं उसको एक डॉन कहूँ, उसको मैं एक इश्तिहारी कहूँ, उसको मैं क्या कहूँ, इसकी तशरीह अगर हम आपकी ज़बानी हमारे व्यूअर्स सुन सकें तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा ये ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय से कि मैं आपकी कहानी लोगों को बताऊँ। फ़ाइज़ साहब, वो लाइफ बड़ी खूबसूरत थी। उस वक़्त को, उस लम्हों को मैं आज तक नहीं भूला। बिल्कुल ठीक। शायद वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं है। जी बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी चल रही थी। माल्टोन के एरिया में मैंने एक प्लॉट ले रखा था। अच्छा। उस प्लॉट पे मैं जाके शाम को बैठता था, घंटा 2 घंटे दोस्तों के साथ टाइम गुजारी करता था उधर बैठ के। वो जहाँ पे हम भी अक्सर आके बैठ के आपसे गपशप किया करते थे और बिल्कुल। आपके मैं देखता था कि आपके पास अक्सर साहिल चल के आते थे और आप बेलौस ही ये भी नहीं आप जानते थे कि ये कौन है कौन नहीं है, बस आप उसको हेल्प आउट कर दिया। वो आज भी है सिलसिला वैसे ही है। माशाल्लाह, वो अल्लाह का शुक्र है। यही वजह बात 1998 की है जहाँ से मेरी ज़िंदगी ने रुख चेंज कर लिया, टर्न ले लिया। तकरीबन 4, सवा 4 का टाइम था। मैं उधर दोस्तों के साथ बैठा था। ठीक। मैं क्या देखता हूँ कि 10-12 आदमी मुसल्ला, अच्छा, मुसल्ला 10-12 आदमी बिमा असला एक घर में घुसते हैं। ओहो। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा शायद इनका कोई जाती कोई मामला है, कोई मसला है, आई डोंट नो। कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि वो अंदर से ना जवान बच्चियों को ना, जो कि हाफ़िज़ कुरान थी, बाद में पता लगा मुझे कि ये बच्चियाँ हाफ़िज़ कुरान है, वो 10-12 मुसल्ला अफराद ना उनको लेके बाजार में आ गए। अच्छा, वो आपके जहाँ पे वो प्लॉट था उसके जो मेन बाजार था उधर आ गए। हजूम होगा लोगों का, शोर शराबा सुन के मैं फिर भी बैठा रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या मामला इनका। इतने में ना वो बच्चियाँ बोलती हैं कि सारे लोग आप तमाशा देख रहे हो हमारा, आप में से कोई भी गैरतमंद नहीं है जो हमें आगे बढ़ के बचाए। अच्छा। बस वहाँ से ज़िंदगी का ऐसा फेर फेर हुआ है, टर्न हुई है ज़िंदगी की लाइफ। मैं उठा हूँ, उनके पास गया हूँ, हज़ारों की तादाद में बाज़ार में रश था, तमाशा देख रहे थे। मैंने उनको रोका है, मैंने कहा यार भाई आपका जो भी मामला है ना, बैठ के अच्छे तरीके से
सोल्ड ऑफ कर ले। बिल्कुल सही। ये अच्छा तरीका नहीं है। बच्चियाँ, बेटियाँ, माएँ, बहनें सबकी एक जैसी होती हैं। बिल्कुल सही। तो आप इतनी उर्मती मत करें। उन्होंने उन बच्चियों को तो छोड़ दिया, तो वो 10-12 के 12 लोग मुझे पड़ गए। अच्छा, यानी कि वो जो आपने अपनी गैरत को देखते हुए उन बच्चियों की अस्मत को बचाने की कोशिश की, वो लोग उनको तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो आपके जो सबसे बड़ी तो इंसानियत थी ना, जी जी, जो मेरे आगे आ गई यार, बिल्कुल वो आपकी तरबियत थी ना सर। तरबियत थी मेरी, मेरे खून में था। मैंने उनको रोका है, उन्होंने उन बच्चियों को छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया। सब ने पकड़ लिया, मुझे मारना शुरू कर दिया उन्होंने। मेरा को 4-5-6 जगह से सर भी फाड़ दिया उन्होंने बट मार के। थोड़े फासले पे मेरी गाड़ी खड़ी थी उस वक्त ना, सुजुकी मरगला पावर विंडो पारस नहीं आई थी जी, वो मेरा लाइट ग्रीन कलर ऐसे कलर की। जी जी, तो मुझे याद है। तो वो ब्लैक कलर की मैं ना कराची से जाके ना डाची मोटर से परचेज करके लाया था। आज भी मुझे याद है, 6.25 लाख की उस वक्त। क्या बात है। बाई रोड लेके मैं आया था, तो बड़ी रीच से वो गाड़ी लाया था। उस वक्त गाड़ियाँ बहुत कम थी लोगों के पास, मतलब थी लेकिन जिस तरह आज है इस तरह नहीं थी। वो मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागा हूँ उनसे छूट के। अच्छा, वो मेरा लाइसेंसी वेपन पड़ा हुआ था गाड़ी में। सॉरी, यहाँ पे नाज़रीन मैं बात काट रहा हूँ आपकी। फयाज भट्ट साहब ने लफ्ज़ यूज़ किए कि लाइसेंस वाला वेपन इनके पास था। ऑल पाकिस्तान, ये इनका रिकॉर्ड है जब से मैं इनको जानता हूँ, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। मैंने जैसे आपको बोला, इन्होंने कभी भी इलीगल वेपन अपने पास नहीं रखा आज तक। प्लीज़ कंटिन्यू। वो मैं अपने दफा के लिए गाड़ी की तरफ भागा, तो मैंने जाके गाड़ी का डोर खोला, डैशबोर्ड में से मैंने अपना लाइसेंसी पिस्टल निकाला। मैंने हवा में 2 फायर किए कि ये भाग जाएंगे, पता नहीं कौन है। उन्होंने बजाय भागने के ना मुझे दबोच लिया। फिर अब मेरे एक हाथ में पिस्टल था मेरा, और बाकी वो थे 2-3 जाने जिन्होंने मुझे दबोचा था। उन्होंने मेरे यहाँ पे पिस्टल रख दिया। अच्छा, कि ये पिस्टल छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा यार पिस्टल मैंने नहीं छोड़ना, आप मुझे मार दो। ये जो जलालत आप कर रहे हो ना, इसको देखने से बेहतर है मौत अच्छी। मौत अच्छी। उन्होंने मुझे फायर मारा है, आशा लिल्लाह, खुदा गवाह उन घड़ियों का, उस पल का, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रख के फायर मारा है। मतलब आपके फोरहेड पे रख के उन्होंने बकायदा फायर किया है। आज तक मेरे कानों में वो टिक की आवाज गूंजती है, आज तक। आज इस बात को कितना अरसा हो गया। वो पल, एक पल के लिए तो मुझे यूं लगा कि मुझे फायर लग गया, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा मैं संभला, मैंने कहा यार मैं बच गया हूँ। जैसे कोई इंसान में खुदाई ताकत नहीं आ जाती, अल्लाह मदद के लिए आ जाता है। अल्लाह ताला फरिश्ते अपने भेज देते हैं, नेक काम गैबी ताकत मिल जाती है। वल्लाह आलम फहद साहब, आज तक मुझे नहीं पता कि इतनी पावर मुझ में कहाँ से आई। वो हट्टे कट्टे 6-6 फुटे और 3-3 फुट चौड़े उनके सीने थे, बला लगते थे वो जिन। मैंने ऐसे करके उनको जोर से छुड़वाया ना अपने आप को, तो मेरा हाथ फ्री हो गया गन वाला। बिल्कुल ठीक। गोली मुंह में थी, वो मेरे से 2 फायर हो गए। एक को हार्ट पे लग गया, वो वहीं गिरा। दूसरे को यहाँ पे लगा, वो भी गिर गया। बाकी लोग भाग दौड़ शुरू हो गई। बस यहाँ से जिंदगी ने थे। अच्छा, वो जो आपके तरफ से जो 2 फायर हुए, वो दोनों ही एक्सपायर हुए या उनमें से कोई एक बचा? या नहीं, दोनों एक्सपायर मौके पे ही हो गए। मौके पे दोनों एक्सपायर। उनकी पकड़ हो गई अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने उनकी सांसें छीन ली, जिस तरह वो जुल्म कर रहे थे रोड पे। मासूम बच्चों का, और हाफिज़ कुरान आज भी मौजूद है, बाल बच्चेदार हो गई है माशाल्लाह। और मुझे पता है, एक ज़राए से पता चला है कि आप आज भी उनकी कफालत करते हैं। हाँ बिल्कुल, आज भी मेरे लिए उनके दिल में बहुत दर्द है, उनके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। आज भी मुझे वो बेटियों बहनों की तरह, मैं जब कभी उधर जाऊँ मुझे मिलती हैं, प्यार लेती हैं। बस वहाँ से ज़िंदगी ने पलटा खा लिया थी। तो फिर वो जेल की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं वो आपने? कुछ इस तरह था कि उन्हीं दिनों में मेरी सिस्टर की शादी थी। ठीक।
और पुलिस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी फैमिली को। तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि मैंने अगर एक काम कर लिया है तो फिर कोई बात नहीं है, अल्लाह वारिस है, लेकिन घर वालों को परेशान तो ना होने दो। तो फिर मैंने गिरफ्तारी दे दी, बिल्कुल सही, खुद जाके ना थाने में वॉलंटरली आपने अपना लाइसेंसी वेपन भी आगे रख दिया और खुद भी पेश हो गया और उनको सारा किस्सा बयान किया कि ये मामला हुआ था। जुडिशल हो गया, अगला सफर शुरू हो गया, सिस्टर की शादी भी होगी मेरी गैर मौजूदगी में। हालात फिर सीधे हो गए, अपने सीधे रास्ते पे आ गए, दवा दवा हो गई। केस ट्रायल में आ गया। अब एक तरफ बच्चियां खड़ी होती थी, वही उनका माँ बाप खड़ा होता था, एक तरफ मैं कटहरे में खड़ा होता था जी, और एक तरफ वो पार्टी खड़ी होती थी जिनके लोग मरे थे। अच्छा, वो पार्टी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा रिच लोग थे और वो सांगरा हिल से यहाँ आए थे लड़कियां उठाने के लिए। ओहो, मैंने माफिया था वही। हाँ, वो गुंडे थे, बदनाम थे, उनके ऊपर FIR भी काफी थी, निकली थी, रिकॉर्ड याफ्ता थे। जी बिल्कुल। मुझे इन चीजों का नहीं इल्म था, मुझे तो लड़ाई तक का नहीं पता था कि लड़ाई क्या है। और भाई मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इल्म होता भी सही तो तब भी आप उसमें टकरा जाते। सारे कि वो काम ही ऐसा कर रहे थे कि मेरा ख्याल है कि मेरी जगह पे कोई भी ऐसा गैरत बाज़मीर इंसान होता, गैरत वाला होता, तो वो इस आग में जरूर कूद जाता बगैर सोचे समझे। और अल्लाह ने ये काम शायद मेरे नसीब में लिखा था या मेरे हाथों से लिखा था, चुना था आपको, चुना था, लिया गया। नहीं तो उधर हजारों लोग खड़े थे, कोई भी आगे हो जाता, कोई नहीं हुआ। वो ट्रायल कोर्ट में कोई ट्रायल पे चला गया, अल्लाह बख्श रांझा साहब की अदालत थी सेशन कोर्ट में। मेरे घर वालों ने कहा कि हमने इतने रुपये भर दिए तो तुम ना इनकारी हो जाओ कि मैंने नहीं मारे, मैंने नहीं मारे। मैंने कहा यार बात ये है, अगर तो मुझे जज वैसे पूछता ना कि तुम मारे तो मैं कह देंगे मैंने नहीं मारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो मुझसे हलफ लेता है तो वो फिर मुझसे मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्रीड एग्रीड, बिल्कुल। मैंने अपने घर वालों को रद्द कर दिया। अदालत में जब मुझसे पूछा गया आपने पुराने पाक पे हाथ रख के बोलो, जो हकीकत है बयान करो, तो हकीकत मेरी तो खुली किताब की तरह थी, 2 लफ्ज थी, पूरा बाजार देख रहा था। मैंने कहा जी हकीकत तो इनको भी पता है, मुझे भी पता है, पुलिस को भी पता है, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते थे। मुख्तसर ये है कि अगर मैं उन्हें ना मारता तो उन्होंने मुझे मार देना। बिल्कुल ठीक। मैंने एक बाले जुर्म कर लिया, उन बच्चियों को भी बरी करा दिया, मुकदमेवार बना दी थी मेरे साथ लड़कियां जवान, उनके माँ बाप को, उनकी फैमिली को। यानी कि जो आपकी मुद्दयत में थे आपने उनको कहा कि यार मेरी मुद्दयत से हट जाए क्योंकि जवान लड़की हैं, जवान लड़की है, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। ये होते हैं वो गैरतमंद सपूत कि इन्होंने अपने मुद्दइयों को कह दिया कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, आप विथड्रॉ कर जाएं क्योंकि आप जवान बच्ची हैं, आपका अदालत में आना मुनासिब नहीं है। ज़मीर नहीं गवारा करता था ना, आप एक मर्द आदमी हो, आपके साथ बच्चियां जवान खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं? हर बंदा देखता था, सुनता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे जब तारीख होती थी। वो बस फिर मैंने जब इकबाल जुर्म किया अदालत में तो मेरा हुक्म था, तो हुक्म से एक दिन पहले अल्लाह बख्श रांझा साहब का तबादला हो गया उकाड़ा में, वो पेंडिंग हो गया। फिर नए जज आए एडिशनल तारिक इफ्तिखार साहब, ठीक ठीक ठीक, उन्होंने फिर मेरा हुक्म सुनाया। उन्होंने 2 दफ़ा मुझे सजाए मौत सुना दी। ओहो। और उसके बाद उन्होंने 3 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, 40 साल कैद सुना दी। ओहो। वो जिंदगी का सिलसिला फिर ऐसा शुरू हुआ 98 से, चल फिर जिंदगी के 15 साल जिंदगी के उस बंदी खाने में, उस सजाए मौत की कोठरी में गुजर गए। तो वो अपनी उस जेल की जो है, जो आपने वो सज़ा काटी और उसमें जो आपके साथ वाक़यात पेश है, मुझे तो सारा पता है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके ज़बानी ये भी हमारे व्यूअर्स सुने जो 105 मुल्कों में आपको देख रहे हैं इस टाइम। आपने जेल में गुस्ताख रसूल को कत्ल किया था, उसका नाम और वो क्या वाक़या था वो ज़रा गोश गवार करें हमारे व्यूअर्स को। ऐसे है कि जेल खाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान अपनी सलाह भी कर सकता है, खुला टाइम होता है इंसान के पास।
और वो ऐसी दरसगाह है जहाँ पे दो रास्ते खुलते हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का। बिल्कुल ठीक। तो एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। चाहे अच्छाई को अपना ले चाहे बुराई को अपना ले, लेकिन मैंने उधर भी अच्छाई को अपनाया। क्या बात, क्या बात। सबसे पहले मैंने जेल खाने में कुरान पाक नहीं पढ़ा था, कुरान पाक पढ़ा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैंने कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ा। क्या बात। फिर उसके बाद मैंने कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ा। सुभान अल्लाह। इवन के मैंने 9 साल रोज़ों में रहा, 9 साल मैंने लगातार रोज़े रखे, तहज्जुद तक कज़ा नहीं की। मैंने अपने गुनाह के इस्तिफादे के लिए, फिर भी मेरा ज़मीर मुझे मनवत करता था कि तूने 2 इंसानों की जान ले ली है, चाहे वो गलत है। क्या बात, क्या बात। मेरा ज़मीर मुझे मनवत करता था और मैं हर नमाज में उनके लिए उनकी बख्शिश की दुआ ज़रूर करता था, फिर अपने लिए करता था, फिर अपने बहन भाइयों के लिए करता था। क्या बात। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत तौफीक दी कि मैंने कुरान पाक के सारे वज़ाइफ काट डाले, कुरान पाक की सारी सूरतें हिफ्ज़ कर डाली। मैं रात को 1:30 बजे उठता था और सुबह 9 बजे तक मैं मुसल्ले पे बैठ के किरत करता था। और वहाँ पे जो मेरे साथी थे ना, वो मुझे कहते थे कि भट्ट साहब आप जब सोते हैं ना, मुसल्ले पे सो जाता था मैं। जी जी। वो कहते जब आप सोते हैं ना, सोते में भी किरत कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। हर नमाज के साथ मैं हर नमाज के साथ 5 पारे किरत करता था। क्या बात। और उस चीज़ के गवाह भी हैं, ये नहीं है कि नहीं, कोई लोग छुप के करता था, वो खुली किताब की तरह। क्योंकि वो अब आपका किस्सा पारीना बन चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें कोई एग्जैजरेट करेंगे किसी चीज़ को, या कोई अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज़ बयान करेंगे। अब मुझे पता है कि आप एक सच्चे इंसान हैं, आप दर्दमंद इंसान हैं और सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं। आपका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। नाज़रीन, फ़याज़ भट्ट साहब की पूरी बायोग्राफी से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। ये जो भी एक एक लफ्ज़ कह रहे हैं, ये हमारी यूथ के लिए एक लेसन है। आप सब लोगों को ये लेसन अडॉप्ट करना है, सीखना है। अगर आपसे ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है अनइंटेंशनली, तो आपने ऐसी लाइफ को गुजारना है। ये हमारे हीरोज़ हैं। बस उसी दौरान में यूसुफ कज़ाब को ना सजाए मौत हो जाती है। यूसुफ कज़ाब कौन था? ये गुस्ताखे रसूल था। इसके खिलाफ 2 साल केस चला अला बख्श रांझे की अदालत में। ठीक। इसको सजाए मौत सुनाई गई, साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि ये गुस्ताख है अल्लाह का, नबी का। ये आ जाता है सजाए मौत में। और उस वक्त मेरे ऊपर ना इबादत का जुनून था, इश्क रसूल, पूरा इश्क रसूल में मैं डूबा हुआ था। मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे प्यास नहीं लगती थी, सिवाय मेरी खुराक वो पढ़ाई थी, बस किरत थी कुरान पाक की, तस्बीह थी, नमाज थी, रोज़ा था। उसको ला के मेरे सामने वाले शेल में बंद कर देते। अच्छा। मेरे उस्ताद थे नदीम जुल्फी साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, वो सजाए मौत हो गए। वो भी सजाए मौत के कैदी थे। वो मेरे उस्ताद थे। मुझे कहने लगे कि यार ये पलीत आदमी इन्होंने ला के इधर बंद कर दिया है हमारे साथ। पलीत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पलीत का था ही पलीत, बिल्कुल पलीत, वाजिबुल कत्ल। जब उसकी तरफ पहली दफा मैंने नजर भर के देखा ना, तो मैं कह रहा था कि शायद दुनिया पे कोई इतना हसीन होगा। ओहो। हर वक्त गले में वो कुरान पाक रखता था लटका के, हर वक्त। और जितनी बड़ी शख्सियात उधर सजाए मौत में थी, मुनव्वर मंज, जरदारी साहब के मुकदमेवार, बरजीत ताहर साहब, ताहिर नकवी साहब, इस तरह की बड़ी बड़ी जो बलाएँ थी जो अंदर सजा हुई थी उसके मौजूद हमारे साथ। वो उसके मरीद हो गए थे। अच्छा। उसने मरीद कर लिए थे, वो उसके पीछे नमाज पढ़ते थे। और उसका सेल जो है ना, सुबह से 6 बजे खुल जाता था और रात 6 बजे बंद होता था मगरिब के टाइम। 12 घंटे, और हम 12 घंटे बंद रहते थे, 1 घंटा खुलते थे। खैर वो हमने प्लान किया नदीम जुल्फी साहब के साथ, उस्ताद साहब के साथ, एक हमारे दोस्त थे तारक साहब, उनके साथ एक हमारे दोस्त थे अला बख्श रांझा साहब, ठीक ठीक, खानका डोगरा के, सही, वो थे। फिर हमने 4-5 लोगों ने प्लान किया इसे मारने। अच्छा, जेल के अंदर ही? जेल के अंदर ही।
क्या ये हमारे सामने भी वही कुछ कर रहा है जिसमें सजा हो के आया, इसे मार दो। शायद हमारी जिंदगी का तो पता नहीं है कब खत्म हो जाए, कब एंड हो जाए, इसे मार दे, शायद हमारे गुनाह बख्शे जाए। हमने वो नेकी की नियत से ना फिर उसको अंदर ही मारा, गन अंदर मंगवा के ना सजाए मौत में। अच्छा, उस दौर में भी आपके ये रिसोर्सेज थे कि आप गन बाकायदा आपने अपने बैग में मंगवा ली थी, और सजाए मौत के कैदी को तो सांस लेना भी मुश्किल होता है, तो कौन से ऐसे तरीकाकार थे कि लोडेड गन आपके पास पहुंच गई? वो अल्लाह ने रास्ते बनाए थे जो हमसे वो काम लेना चाहता था। नाज़रीन, ये बात मैं आपको सुनाना चाह रहा था, जो इंसान नेकी के रास्ते पे चलता है, इस्लाम और हक को अपनाता है, अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाता है, और क्या पता शायद वो कोई फरिश्ता हो जो इनको वो वेपन दे गया हो। इसमें हमारी कोई कारस्तानी नहीं थी, कोई शायरी नहीं थी, अल्लाह ने रास्ते बनाए, वो सबुल बाब है, वो हम तक चीज़ आ गई, हमें मौका मिला, हमने उड़ा दिया। ओहो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मार दिया फिर हमने, फिर हमारे ऊपर पर्चा हो गया अंदर 303 का, उसमें बहुत सारे अफसरान भी हमारे मुकदमेवार बन गए। तो 302 का बनता है वो तो, क्योंकि आपने मर्डर किया। अगर आप जेल से बाहर करते हैं तो 302 है, अगर जेल के अंदर करते हैं जुर्म तो 303। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इस वाक़ये के बाद क्या आपको हुकूमत की और दूसरे लोगों की जो बरसरे इक़्तिदार थे उनकी हमदर्दियाँ तो आपको ज़रूर मिली होंगी? हमदर्दियाँ तो बहुत मिली, ऑफरें भी बहुत बहुत बड़ी हुई, लेकिन ठुकरा दी। इस नियत से ठुकरा दी कि जो हमने नेकी किया ये रहेगा ना, ये अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। और 2-2 हज़ार मौलवी जेल के बाहर आ जाता था, पीका पे भर के सामान ले लेते थे, लेकिन वो जो मजलूम कैदी थे जिनके पीछे कोई नहीं आता था उनमें बांट देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे, खुद नहीं रखते थे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आप सजाए मौत के वो आपको हुए, नॉमिनेट हुए, 40 साल कैद हुई, तो टोटल आपने कैद कितनी काटी टोटल, और सजाए मौत से बरी कैसे हुए, कैसे अपील की, क्या चीज़? मुशर्रफ दौर में ना माफ़ी वगैरह बंद हो गई थी, ठीक, कैदियों के लिए जो रिलीफ था ना, फिर उसके लिए मैंने रास्ता अख्तियार किया, मैंने जो कुरान पाक पढ़ा उसकी भी मुझे माफ़ी मिली, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मैंने मैट्रिक अंदर पंजाब की जेलों में दूसरी पोजीशन ली मैट्रिक में, क्या बात, उसकी मुझे माफ़ी मिली। ठीक। फिर उसके बाद मैंने सानुल अरबी किया इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, अच्छा, अंदर बैठ गई, उसकी मुझे माफ़ी मिली। क्या? फिर मैंने उर्दू फाजिल किया, उसकी मुझे माफ़ी मिली। क्या? इस तरह मैंने फिर FA अंदर किया, अच्छा, मुझे उसकी भी माफ़ी मिली। तकरीबन मैंने 5.5 साल माफ़ी इकट्ठी कर ली। ठीक 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 ठीक। मैंने वो माफ़ी जो है ना मेरे काम आई, मेरा केस लग गया, मेरे मुखालफों ने भारी रकम दे के हाईकोर्ट मेरा केस लगवा दिया मेरी अपील बहाल रखने के लिए। सही, लेकिन जहाँ पे अपील मैंने कर दी थी ना, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं थी, वो रब की अदालत थी। मैं अपने रब को राजी कर रहा था, वाह, मेरी लो उस वक्त अपने रब के साथ थी, नजर ही कुछ नहीं आता था, जिधर देखता था रब नजर आता था, बिल्कुल ठीक, कोई चीज नजर ही नहीं आती थी। मुझे पता भी नहीं, केस लग गया, खोसा साहब था, डबल बेंच था, लतीफ खोसा साहब का। ठीक 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 ठीक। मेरा वकील तो तब जाता ना अगर कोई नोटिस होता, तो नोटिस ही ना हुआ। वो अल्लाह ने मेरी मदद की, उन्होंने एक सरकारी वकील नहीं थी वो खड़ी कर दी, अच्छा, अदालत ने, ठीक, मेरी ठीक, तरफ ठीक, से ठीक। सरकारी वकील। बिल्कुल ठीक। जिस दिन मेरी सजाए मौत ख़त्म हुई है ना, उस दिन हमारे ब्लॉक में से ना 79 लोगों की डेट लगी थी। डेट लगना होता है कि जिनको फांसी का हुक्म हो गया था कि अब इनकी तमील की जाए। बिल्कुल ठीक। 79 लोग जो अच्छा, थे, उनको हुक्म हो गया था कि फांसी इनको दे दी जाए। जिनमें से 32 सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत के थे। अच्छा, उन 32 लोगों में एक मैं था जिसकी सजाए मौत मुअत्तल हुई थी। अच्छा, अब समझ नहीं लग रही थी, मेरे सेल में भी 2 लोग वो मौजूद थे जिनकी डेट लगी थी कि फलां तारीख को इनको सजाए मौत होनी। समझ नहीं लग रही थी कि अब मैं रोऊं या हंसूं।
कि एक तरफ रब मुझे अपने पास बुला रहा है और एक तरफ दुनिया भी मुझे, मेरे ये दो साथी जा आजाद रहे कर हैं, दिया गया। और दो साथी आपके जो जा रहे हैं मेरे हम पास, हांडी थे और हंडीवाल होते हैं, हंडीवाल जो इकट्ठे खाते पकाते थे। वो बस अल्लाह ने ऐसा कर्म किया, घर इतला की पता चला, पता किया उन्होंने, ये बात सही है, उन्होंने केस लगवाया था, केस खत्म हो गया है, इसको दोनों कत्लों में 20-20 साल कैद होगी। अच्छा, जेल से आने के बाद फैज भट्ट साहब आपका इमेज अंडरवर्ल्ड में नेगेटिव रहा, लेकिन जो मैंने आपको देखा, हमारी बेतहाशा मुलाकातें हुई, हमारे कई दोस्त मुश्तरका भी हैं, शायद इस टाइम उनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, आप भी जानते हैं व्यूअर्स, शायद उनका, क्योंकि वो आज इस टाइम बहुत अच्छी पोजीशंस पे और बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। तो हम लोग जब भी जाते थे तो फयाज भट्ट साहब का डेरा हमेशा आबाद रहता था, और वो आबाद जो रहता था ना, उसमें कोई सियासी शख्सियत नहीं होती थी, कोई शहर का, कोई पाकिस्तान का बिजनेसमैन या कोई ऐसा शख्स नहीं होता था। वहाँ पे गरीब, गुरबा और मस्कीन अपने मसाइल लेकर आते थे। और फयाज भट्ट साहब के डेरे पे हमने सैकड़ों दफ़ा ये देखा है, पर्सनली मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो भी इनके डेरे पे, जो भी इनकी जगह पे आया है, वो मायूस नहीं लौटा, इन्होंने बेलौस उनकी मदद की है। और हाँ जी, और आज देखें फयाज भट्ट साहब दुनिया में भी सुरखरू हैं और आखिरत में भी सुरखरू हैं। पूरी दुनिया इनके पास आती है, पूरा लाहौर शहर चल के इनके पास आता है और ये उनकी बेलौस मदद करते हैं। लेकिन इसमें मैंने फवाद साहब आपकी बात काटता हूँ, सॉरी, मैंने इसमें नुकसान बड़े उठाए हैं। बाप खो दिया इतने अरसे में, वालदा खो दी, ज़मीन जायदाद, बड़ा नुकसान किया इन 15 सालों में, लेकिन आज तक मैं दोबारा उस तरह स्टैंड नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी जो उन लोगों की दुआएं आपको मिल रही हैं, वही लेके उन दुआओं के सदके आप पता नहीं किन लोगों को आप हेल्प आउट करते हैं और किन लोगों के साथ शाना बशाना, लेकिन जिनके केस या जिनकी अपील नहीं सुनी जाती ना, फयाज भट्ट साहब एक फ़ोन करके उनके केस को परसू करते हैं और उनके केस को आगे लेके खुद ही चलते हैं। इवन ये कि वकला की फीसिस भी ये खुद अदा करते हैं। और अब तो इन्होंने बाकायदा वकला का चैम्बर बना लिए। मकसद आपको बताने का ये था, और फयाज भट्ट साहब जैसी शख्सियत से बनाने का मकसद ये था कि अभी तक तो हम शोबिज़ के और स्पोर्ट्स के हम प्रोग्राम्स करते रहे हैं, टॉक शोज़ करते रहे हैं, लेकिन हमारे एक्चुअल हीरो ये लोग हैं कि जिनका इमेज कुछ और होता है, लेकिन जब हम इनकी कहानी सुनते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने कंधा लगाया हुआ है, जिन्होंने हक सच का साथ दिया है, जिन्होंने बातिल को मिटाया है। तो नाज़रीन, ये हमारे हीरो हैं। लेकिन एक चीज़ का एहतियात ज़रूर कीजिए, कभी भी अपने पास किसी भी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, हक सच का साथ ज़रूर दीजिए। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा अपने स्लैब से आखिरी एक क्वेश्चन करता हूं कि हमारी यूथ और हमारे व्यूअर्स जो आपको 105 कंट्रीज़ में देखे जा रहे हैं, उनको एक मैसेज दे दीजिए। मैसेज मैं उनको ये कहना चाहूँगा, जो आजकल की जो पैदावार है, आजकल के जो यंग लड़के हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि ये ना तो अच्छा रास्ता है, बुराई बुराई होती है। इनका असल सरमाया इनके माँ बाप है, बहन भाई हैं, उनसे दोस्ती करें, उनके साथ दुख सुख शेयर करें। आज वक्त नहीं है बाहर निकल के दोस्ती बनाने का, घर में से बाहर जाके आवारागर्दी करने का। अगर आपके माँ बाप हयात हैं, सलामत हैं जिनके, उनको चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप के दुख सुख को समझे, उनकी तकलीफ़ को समझे और अच्छे रास्ते को अपनाए और हर वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांगे। तो नाज़रीन, इतने खूबसूरत और एक कॉम्पैक्ट मैसेज के साथ ही पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज का स्पेशल एडिशन का टाइम ख़त्म होता है। बहुत जल्द आपको हम और शख्सियात से भी मिलवाएंगे। तब तक के लिए आपका मेज़बान फहद नवाज आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।